नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टीम अब 2025 चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए दुबई पहुंच चुकी है। लेकिन हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि क्या साल 2013 जैसा बैलेंस इस टीम में नजर आ रहा है? क्या 2013 जैसी कप्तानी रोहित शर्मा कर पाएंगे? क्योंकि 2013 में महेंद्र सिंह धोनी ने उनसे ओपनिंग करवाई थी और उसके बाद से उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई और अब 2025 में वो भारतीय टीम के कप्तान है। साथ ही भारतीय टीम जो 5 स्पिनर लेकर दुबई गई है, इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। इस पर भी बातचीत करेंगे। और विराट कोहली का फॉर्म, शुभमन गिल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट ट्राई सीरीज खेली, इन सभी मुद्दों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सिलेक्टर और क्रिकेटर और अभी कमेंट्री कर रहे सबा करीम इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा भाई के बारे में आपको बता दूं कि सबा भाई 2013 में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो भारतीय टीम के सिलेक्टर थे और तब जो ये बड़ा फैसला लिया गया था रोहित शर्मा को पारी की शुरुआत कराने का, वो बार बार हम सबके जहन में आ जाता है। और अक्सर जब हमारी मुलाकात होती थी, जब भारतीय टीम जीतती थी, तो हम लोग कोशिश करते थे कि सभा भाई से कुछ पूछा जाए, लेकिन हमेशा की तरह क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी थी तो वो थोड़ा बच के चले जाते थे। लेकिन अब क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे हैं, अपने बिंदास अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, तो उनसे चर्चा की शुरुआत 2013 से ही कर लेते हैं। सभा भाई, अभी भी जहन में होगी आपकी 2013 की वो तस्वीरें, क्योंकि आप सिलेक्टर थे, भारतीय टीम के साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे और तब भारतीय टीम ने इतिहास रचा था। क्योंकि 2004 की बात करें, 2009 की बात करें, हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे और 2013 में ना सिर्फ हम फाइनल में पहुंचे बल्कि हम चैंपियन भी बने। हाँ राजीव, वो मैच मुझे याद है। वो पूरा का पूरा टूर्नामेंट याद है। सारे मैचेस मैंने देखे थे। और ये जो बहुत बड़ा फैसला लिया गया था रोहित शर्मा को ओपन कराने का, उसका भी मैं हिस्सा था। तो जिस तरह से भारत ने वो पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन किया था वो लाजवाब था राजीव। इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका के साथ और वो मुकाबला हुआ था कार्डिफ में। वो मैच हम लोग जीते थे और उसके बाद हमारी पकड़ मजबूत होती गई। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ, वो एक तरह से वन साइडेड मैच हुआ था। अंत में जो फाइनल मैच था वो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया था इंडिया के लिए, जी। क्योंकि एक तो बारिश की वजह से पूरा मैच हो नहीं पाया। और सिर्फ जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 20 ओवर का ही मैच हुआ था। और चूंकि भारत को पहले बैटिंग करनी पड़ी थी तो एक समस्या और सामने आ गई थी। और जितने रन हमें बनाने चाहिए थे उतने हमने हमने बनाए नहीं थे। हम्म। पर अंत में एमएस की कप्तानी, ईशांत शर्मा की अच्छी गेंदबाजी, आर अश्विन के वो महत्वपूर्ण ओवर्स डालना, लास्ट ओवर में मैच को जिता कर ले जाना, जी। वो सारी बातें मुझे याद हैं। और हाँ, बहुत ही वो शानदार लम्हा था इंडियन क्रिकेट के लिए। मुझे यकीन है इस बार कि वो जो 2013 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वही रिपीट परफॉर्मेंस इस बार भी भारत की तरफ से होना चाहिए। तो भाई क्योंकि बिना उस टॉपिक के शायद चर्चा अधूरी रह जाती है हमेशा। क्योंकि आप सिलेक्टर थे क्या? क्योंकि मुरली विजय बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, शिखर धवन के साथ उनको सिलेक्टर चुना गया था। क्योंकि अब रोहित शर्मा कप्तान है, फिर और तब से और अब तक वो पारी की शुरुआत ही कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में। क्या एक ऐसी चीज थी जो ट्रिगर की आपको भी, एमएस को भी ट्रिगर की, कि क्यों ना इनसे बात की जाए कि पारी की शुरुआत वो करे? और जहां तक मुझे पता है कि मतलब आप लोग को फोर्स किया था रोहित शर्मा को टीम में लेने के लिए कि आप पहले रोहित शर्मा को हमें टीम में दे दें एक बार। नहीं, रोहित शर्मा तो पहले से ही टीम में थे राजीव, क्योंकि उसके जी। पहले इंग्लैंड के खिलाफ हमारी वनडे सीरीज हुई थी। वहां पर मोहाली में लास्ट वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था। और उसके पहले ही मुझे लगता है कि हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस कर दी थी जिसमें रोहित शर्मा का नाम था। हाँ, एक जी। ओपनर के रूप में नहीं, एक मिडिल ऑर्डर के रूप में। और जो हम लोग की पहले की सोच थी कि उनको हम लोगों ने एक बैकअप मिडिल ऑर्डर के रूप में रखा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। जी। जी। और अब हुआ ये कि मोहाली का जो वनडे मैच था, वहां तक जहां तक मुझे याद आ रहा है राजीव, की मुरली विजय चोटिल हो गए थे। और हम्म। उनके जगह पर रोहित शर्मा को एक ओपनर के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया था। और हम्म। वहां पर उस मैच में मुझे लगता है कि 70 या 80 रन रोहित शर्मा ने बनाए थे हम्म। एज एन ओपनर। तो देख, जिस तरह की बैटिंग करते हैं रोहित शर्मा, उस समय भी वो ऐसी बैटिंग करते थे। जब उनका रन बनने लगता है तो लगता है कि कितना शानदार खिलाड़ी है ये। जी। तो खैर वो बात खत्म हो गई। हम लोग इंग्लैंड पहुंचे और इंग्लैंड में पहला मैच होने के पहले से एक दिन पहले की बात है कि एमएस प्रैक्टिस सेशन जब खत्म हुआ तो एमएस हम लोग की तरफ आए।
हम और विक्रम राठौर थे सेलेक्टर। और हमारी तरफ आकर उन्होंने ये बात जाहिर की कि रोहित बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहा है, मुझे लगता है कि उसको हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए एज एन ओपनर। हम्म। मैंने कहा यार, मतलब हम लोगों ने रेगुलर ओपनर जो है वो तो मुरली विजय को चुना है, मुरली विजय फिट हो गए थे। जी। पर रमेश ने कहा कि नहीं, आई थिंक वी शुड बैक रोहित शर्मा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। बस ये यही बात हुई थी। और पहले मैच में ही रोहित शर्मा रोहित और आसानी से शिखर मान गए की थे सौरभ भाई साझेदारी तब? बनने लगी। हाँ, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, बिकॉज एमएस के साथ वो था ना कि एमएस हमेशा टीम के बारे में सोचता था। जी। और बड़े ही लाइक माइंडेड ख्यालात थे। और एमएस को ऐसे भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो हम्म। अपने बात को कन्विंस कराने में या हमें कन्विंस करने में ज्यादा उसको वक्त लगा नहीं। और चूंकि हम्म। उसके पहले हम लोगों ने मोहाली में देखा था कि इंग्लैंड के टॉप क्वालिटी पेस बॉलिंग अटैक के सामने, और मोहाली का विकेट काफी शार्प था उस वक्त भी, काफी फास्ट एंड हम्म। बाउंसी सरफेस था, वहां पर उसने रन बनाए थे। तो हमें ये लग रहा था कि एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और भारत को शुरुआत दे सकते हैं रोहित शर्मा, जो कि वही हुआ। तो भाई क्योंकि 2013 की बात करें तो जो 15 खिलाड़ी खेले चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं एक स्टोरी देख रहा था, एक ऐसे एनालिसिस आपसे बात करने से पहले। सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं अभी, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। 12 साल में 12 खिलाड़ी हम्म। बदल गए हैं। और जो टीम गई है उसमें कई यंगस्टर्स भी हैं, कई ऐसे सुपरस्टार्स भी हैं जो इन फ्यूचर बन सकते हैं। कैसे आप बैलेंस की बात करें, 2013 की टीम का बैलेंस और 2025 टीम का बैलेंस कैसा लग रहा है आपको? 2013 में जब हम लोगों ने टीम चुनी भी थी राजीव, मुझे ये लग रहा था कि हमारी गेंदबाजी ना थोड़ी बहुत हल्की है। जी। हमारी बैटिंग काफी ज्यादा मजबूत थी, विराट कोहली शानदार फॉर्म में थे, शिखर धवन रन बनाना शुरू कर दिया था, एमएस वहां पर अवेलेबल थे। हमारा मिडिल ऑर्डर भी गेंदबाजी के साथ साथ मिडिल ऑर्डर मुझे थोड़ा बहुत सस्पेक्ट लग रहा था। हम्म। क्योंकि दिनेश कार्तिक को हम लोग ट्राई आउट कर रहे थे नंबर 4 के नंबर 5 की पोजीशन में, पर अभी भी वो सेटल हुए नहीं थे। पर्सनली मुझे ये लग रहा था कि चलिए, बैटिंग में चूंकि विराट कोहली है, एमएस धोनी है, जडेजा ने रन बनाना शुरू कर दिया था, आर अश्विन भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कि बैटिंग तो चल जाएगी, पर बॉलिंग मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत हल्की थी उस वक्त। जी। हालांकि उस टीम में भी भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, आर अश्विन, जडेजा, ईशांत शर्मा, उमेश इस यादव थे, मुझे तरह जहां के तक याद है, गेंदबाज शमी थे। जडेजा। पर पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा। कौन? उमेश यादव थे उमेश उमेश सौरभ भाई। यादव। जी जी। हाँ, शमी वॉज नॉट देयर। हाँ, तो उमेश हाँ। यादव थे। तो मुझे लग रहा है कि हमारी, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मोहित शर्मा भी टीम में थे, जी। राइट आर्म पेस बॉलर। तो मुझे ये एहसास हो रहा था ना कि मुझे मुझे लग रहा था कि थोड़ी हमारी बॉलिंग ना थोड़ी कमजोर है। पर अंत में चूंकि हमारे बैटर्स ने ढेर सारे रन बना दिए हर एक मैच में, तो काफी ज्यादा आसानी हो गई थी और हमारी गेंदबाजी भी और बैलेंस काफी अच्छा हो गया था जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुआ तब। तो उससे हम लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पर इस बार की जो टीम है ना राजीव, मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि इस बार की जो टीम है वो एक या दो खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर नहीं है हम्म। मैच जीतने के लिए। ना तो ये टीम रोहित शर्मा के ऊपर निर्भर है, ना तो ये विराट कोहली के ऊपर निर्भर है। कई ऐसे नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, और मुझे लगता है कि उन सब प्लेयर्स का परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करेगा इस टूर्नामेंट में, अगर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो। चलिए, रोहित शर्मा विराट कोहली तो है ही आपके पास दो दिग्गज, ये हम्म। रन्स बनाएंगे तो अच्छी बात है। पर ये जो टीम है ना, वो उन दोनों के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है। आपके पास अन्य खिलाड़ी आ गए हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस उन्होंने उन्होंने भी देना शुरू कर दिया है। तो बीइंग अ सेलेक्टर, क्या आप 5 स्पिनर लेके जाते दुबई? बहुत ज्यादा चर्चा है जब से भारतीय टीम दुबई पहुंची है कि एक एक्सेस स्पिनर लेके जाया गया है वहां पे। कैसे आप देखते हैं? तो वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन, यशस्वी जायसवाल को बाहर करना, उसके बाद जिस तरह से हमने 3-0 से इंग्लैंड को मारा, इन सभी को चीजों को अगर मिला के देखें, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से स्पिन डोमिनेटिंग बॉलिंग अटैक लेकर गौतम गंभीर इस समय दुबई पहुंचे हैं? या पांच, मुझे लगता है कि वन टू मैनी है राजीव, क्योंकि आप जी। अंत में 11 मिनट 3 से ज्यादा को आप खिलाएंगे नहीं। हम्म। और वो भी आप तब खिलाएंगे जब आपको लगेगा कि विकेट उस तरह से बिहेव कर रहा है। और दुबई का जो सरफेस है, मैं अभी वहां पर आयल T20 कवर कर रहा था। T20 के मैचेस हुए थे वहां पे। वो अलग बात है कि अब 50 ओवर का मैच होगा। पर वो जो विकेट्स हैं दुबई में भी, वो कंड्यूसिव है वहां पर पेस बॉलर्स के लिए भी और स्पिनर्स के लिए भी। हाँ, ये तो मुझे बड़ा करीब इंपॉर्टेंट है। करीब 55 to 60% फेवरेबल है पेस बॉलर्स के लिए, और स्पिनर्स के लिए 40 to 45%। तो वहां पर आपकी बॉलिंग के जो कॉम्बिनेशन है ना, उसमें ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है भारत को। हम्म। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पांच मेरे ख्याल में बहुत
बहुत ज्यादा हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको एक और बैकअप ओपनर टीम में रखना चाहिए था, चाहे आप यशस्वी जायसवाल को रखें और किसी और के बारे में आप सोचते। हम्म। तो वो मेरे ख्याल में एक एक्स्ट्रा बॉलर, एक्स्ट्रा स्पिन बॉलर आपने टीम में रख लिया है, जिसकी आवश्यकता है नहीं। मेरे ख्याल में अब कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप 4 स्पिनर के साथ 11 में खेलेंगे, क्योंकि विकेट हम्म। उतना उस हिसाब से स्पिनर्स को मदद करने वाले हैं नहीं। सभा भाई, क्योंकि अर्शदीप और हर्षित राणा दो बहुत ही हम कह सकते हैं वनडे क्रिकेट के लिए रॉ सीम बॉलर्स हैं। शमी पूरी तरह फिट नहीं है। सिराज का आपको लग रहा है इंक्लूजन होना चाहिए था एक स्पिनर की जगह? ये भी हो सकता था आप एक सीमर ऐड ऑन कर लेते। हाँ, ऑप्शन तो कई सारे थे, चाहे आप एक जी। बैकअप ओपनर रख लीजिए या फिर आप एक, अब चूंकि बैकअप ओपनर मेरे ख्याल में रखा नहीं है टीम ने, क्योंकि केएल राहुल है आपके पास, तो अगर ऐसी बात तो फिर आप एक और पेस बॉलर को टीम में शामिल कर सकते थे। इस समय आपके पास पेस बॉलर्स कौन है? आपके पास मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह आपके पास है नहीं, तो मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या। जी। नॉर्मली मुझे लगता है कि आप 11 में, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, मे भी विकेट पे डिपेंड करता है कि आप 2 सीमर और एक हार्दिक पांड्या के साथ टीम के साथ आप 11 में उतरेंगे, और मैक्सिमम आप 2 या 3 स्पिनर के साथ टीम में आप 11 में सभा भाई, खेलेंगे। जब प्रेस तो कॉन्फ्रेंस आपके मैंने पास एक और सुना अगर था एक्सपीरियंस पेस बॉलर हो जाता। हम्म। अहमदाबाद में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गौतम गंभीर ने, उन्होंने तो संकेत दिए कि वो 4 स्पिनर खिला सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या हमारे सीमर होंगे, सेकंड सीमर, और फिर हम क्योंकि वो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप एक साथ खिलाने के मूड में है, अक्षर और जडेजा के साथ। देखिए, आप खिला सकते हैं, पर मेरे ख्याल में वो बहुत ही एक्सेस रहे, विकेट उतना ज्यादा हेल्प है नहीं वहां पर स्पिनर्स के टीम के बैलेंस को लाने के लिए। जी। और आपके पास कई सारे ऑलराउंडर, जो कि अच्छी बात है। आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास रविंद्र जडेजा है, ये दोनों आपके पास शानदार ऑलराउंडर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा राजी, मेरे ख्याल में 5 स्पिनर्स 15 में, एक स्क्वाड में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। हम्म। क्योंकि पहला मैच सभा भाई बांग्लादेश से खेलना है आपको। बांग्लादेश थोड़ी सी, उनके इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी को नहीं चुना गया वहां पे, शकीबुल हसन को नहीं लिया गया, लिटन दास टीम के साथ नहीं है। थोड़ी वीक लग रही है आपको, या आपको लग रहा है उनके जो बॉलिंग अटैक है, नाहिद राणा जिनको बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा डाल रहे हैं, फिर उनके पास तस्किन अहमद भी हैं जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कैसे आप बांग्लादेश के स्क्वाड को देख रहे हैं यहाँ पे? वो भी एक ऐसी टीम है जो रीबिल्ड कर रही है इस समय, जी। राजीव। उनके पास कई सारे नए फेसेस हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, टीम तो कोशिश पूरी करेगी बांग्लादेश की भी, पर अभी मेरे ख्याल में जो अंतर है ना क्वालिटी में, वो बहुत बड़ा है इस समय भारत और ओके। बांग्लादेश के बीच में। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश थ्रेटन भी कर सकती है इंडिया को, क्योंकि इंडिया का हम्म। परफॉर्मेंस, इंडिया का फॉर्म, इंडिया की टीम का बैलेंस, ये बहुत ही तगड़ा है इस वक्त। और अगर विकेट्स ऐसे होते जहां पे रैन टर्नर्स अगर विकेट होते, तो अलग बात है कि बांग्लादेश के स्पिनर्स को थोड़ा बहुत फायदा मिलता। पर उस तरह के विकेट्स आपको मिलने वाले हैं नहीं दुबई में। हम्म। दुबई में ऐसा विकेट है जहां पर बॉल ग्रिप करेगा, पर वहां पर आपको ऐसे बैटर्स भी चाहिए जिनके जो टेक्निकली थोड़े बहुत करेक्ट हों, हम्म। और वो हमारे हमारी जो टीम में जो बल्लेबाज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बांग्लादेश, मुझे नहीं लगता है कि उतनी ज्यादा स्ट्रांग साइड है इंडिया के सामने। तो भाई, आपने ट्राई सीरीज के भी कुछ मैचेस देखे होंगे जो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की हुई। फिर एक तरफ हिंदुस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा था। पाकिस्तान के जो गेंदबाजों की पिटाई बहुत हुई वहां पे। 2 मैचों में 300 प्लस के स्कोर बने, जिसमें शहीन शाही अफरीदी खेल रहे थे, नसीम शाह थे, हसनैन खेले वहां पे, अबरार खेले। हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात थी कि इंग्लैंड जो बहुत पावरफुल बैटिंग लाइनअप थी, उनके अगेंस्ट भी हमने कोई बड़ा स्कोर उनको बनाने नहीं दिया तीनों मैचेस में रन चेज करते हुए। क्या कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो मुकाबला होने वाला है, उसमें एस फैक्टर क्या दिख रहा है? राजीव, जिस तरह से मैंने बांग्लादेश के बारे में बात की है ना, कुछ वही हालत इस समय मुझे पाकिस्तान की भी लग रही है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उनके हाइलाइट्स मैंने देखे हैं। अब देखिए ना, इंडिया ने 5 स्पिनर्स टीम में शामिल किया, तो उन्होंने सिर्फ एक स्पिनर है उनकी टीम में। तो हम्म। पता नहीं किस सोच के साथ टीम चयन करते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जब तक कि आपके पास 50 ओवर में क्वालिटी स्पिनर्स नहीं रहेंगे, आप मिडिल ओवर्स में ना आपको विकेट लेने में बहुत बहुत परेशानी हम्म। होगी। हम्म। अब भारत के लिए क्या सफलता का राज यही है ना, कि जो मिडिल ओवर्स आते हैं 11 से लेकर 40 ओवर में, जब आपके पास 5 फील्डर्स मैंडेटरी हो जाते हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर हम्म। रखना, वहां पर आपको अटैकिंग विकेट टेकिंग स्पिनर्स चाहिए। और इसकी कमी भारत पाकिस्तान टीम में है।
और भारत में उसका अबंडेंस है। हमारे हम्म पास कुलदीप यादव भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, वरुण चक्रवर्ती को भी शामिल कर लिया आपने, वॉशी सुंदर भी हैं। ये हम्म। सब के सब जो स्पिनर्स हैं ना, आप किसी को भी खिला लें, सबके सब अटैकिंग और विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने इंग्लैंड को रेस्ट्रिक्ट किया कम कम स्कोर्स में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मिडिल ओवर्स में हमारे स्पिनर्स ने मैच को कंट्रोल किया है। हम्म। और जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके पास उस तरह के स्पिनर्स हैं नहीं, उन्होंने टीम में शामिल ही नहीं किया है ना। तो आप जी। कहाँ से कंट्रोल करेंगे, आप कहाँ से विकेट लेंगे? अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं लेंगे तो हर टीम आपके खिलाफ 350 रन बनाएगी बनाएगी, चाहे जो भी हो जाए। और यही न्यूजीलैंड ने भी किया है, यही दक्षिण अफ्रीका ने भी किया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया था, अब हम्म पर रन तो बनाए ना दक्षिण अफ्रीका ने, 350 रन बना लिया था उनके खिलाफ। ये बहुत हम्म बड़ी परेशानी है पाकिस्तान के लिए। और यही परेशानी उनको इंडिया के खिलाफ भी नजर आएगी, हम्म। क्योंकि इंडिया हमेशा कंट्रोल करेगा मिडिल ओवर्स को, और पाकिस्तान वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो उनके रिसोर्सेज बॉलिंग में, स्पिनर्स में बहुत ज्यादा डिप्लीटेड है। यानी सभा भाई आप कह रहे 70-30 अभी हाल फिलहाल माना जाए मैच इंडिया पाकिस्तान का? मैं तो 75-25 देख रहा हूँ राजीव। इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से। अच्छा। हाँ, वो अब वो रीजन रीजन क्या, वो बैटिंग वो को अब देख के आप कह रहे हैं, स्पिनर्स को देख के कह रहे हैं, या पेस बॉलर्स को देख के कह रहे हैं? देखिए, मैं तो पूरा ओवरऑल देख रहा हूँ ना राजीव, उनकी बॉलिंग हम्म बहुत बहुत कमजोर है। नसीम हम्म शाह और शाहीन शाह अफरीदी, वो अब उस तरह के बॉलर रहे नहीं जो आपके लिए नई गेंद के साथ वो उतने ज्यादा पेनिट्रेटिव है नहीं। आप हम्म मिडिल ओवर्स में पूरे फिर जिससे बॉलिंग करा रहे हैं, उनके पास वो अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स है नहीं, विकेट लेने की जो क्षमता होनी चाहिए ना। 50 ओवर का मैच है राजीव ये। अगर आप हम्म ये सोचेंगे कि नहीं 50 ओवर में मैं टीम को रेस्ट्रिक्ट करूंगा, वो होने वाला नहीं है। आपके पास ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो आपको विकेट ला के दें, और हम्म पाकिस्तान के पास उस तरह के बॉलर्स है नहीं। दूसरी बात, उनका जो टॉप ऑर्डर है पूरी तरह से अनस्टेबल है इस वक्त। बाबर आजम से रन बन नहीं रहा, फखर जमान थोड़ा बहुत रन बना रहे हैं। ले दे के जो पूरा का पूरा भार है वो मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के ऊपर आ जाता है। हम्म। तो उस तरह का बैलेंस टीम मुझे नजर नहीं आ रहा है, और ये बहुत बड़ा अंतर रहेगा इंडिया और पाकिस्तान वाले क्लैश में। तमाम भाई, क्योंकि सलमान आगा का आपने जिक्र किया, ट्राई सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे, और मैं पाकिस्तान में कुछ प्लेयर से बात कर रहा था, बहुत हाईली रेट करते हैं उनको। और यहाँ तक कि इस हम्म बार जो बात चल रही है कि इस बार टूर्नामेंट बाबर आजम विराट कोहली की चर्चा नहीं होगी, सलमान आगा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों की चर्चा होने वाली है। ये खिलाड़ी जो है इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। कैसे आप देखते हैं खासतौर से शुभमन गिल का फॉर्म, जैसी बैटिंग वो कर रहे हैं, और खासतौर से जो सीमर्स का गेंद जो स्टेप आउट करके वो बैटिंग कर रहे हैं, वो बड़ा चिंता दे रहा होगा शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे गेंदबाजों को जो थोड़ा आगे डालते हैं बॉल। हाँ राजीव, शुभमन का फॉर्म बहुत अच्छा है, जी। स्टेबिलिटी आ गई है। और अब उनको ये लगने लगा है कि वो ये टीम को बिलोंग करते हैं, उनको हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम्म ये जब एक यंग यंग क्रिकेटर में एहसास होने लगता है ना कि वो अब अपनी जगह के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अब वो टीम को जिताने के लिए कोशिश करना है उसको। ये जब सोच आपके अंदर आ जाती है ना, तब आपकी बैटिंग जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव करने लगती है, और वही हो रहा है शुभमन गिल के साथ। उनकी बैटिंग में एक एक मेथड नजर आ रहा है। उनको पता है कि पेस बॉलर्स के सामने कौन कौन से उनके स्कोरिंग एरियाज हैं, कौन से शॉट्स उनको खेलने चाहिए। मध्य ओवर्स में ये जो इनफील्ड है उसको कैसे भेदना है, कौन से एरिया में रन बनाना है, स्पिनर्स को किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीजें अब शुभमन गिल में नजर आने लगी हैं। और अब वो उनकी जो मैच विनिंग पारियां जो होने लगी हैं राजीव, उनका काम ये है कि आप मैच को जिता कर आए या फिर अंत तक बल्लेबाजी करें। इसीलिए वो बड़े बड़े स्कोर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, और आपने सही कहा, और ये होना भी चाहिए राजीव, कि अब वो ट्रांजिशन आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो जो नए नए प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपना नाम कमाने का इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और इसके पहले भी जब भी इस प्रकार के टूर्नामेंट्स हुए हैं, आपको भी याद होगा कई सारे नए सितारे हमें नजर आए हैं जो आने हम्म। वाले दशक में उनका ही चर्चा होगा। तो चाहे वो शुभमन गिल हो, या फिर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी क्यों ना हो, सलमान आगा हो, या फिर किसी और कंट्री के क्यों ना यंग यंग प्लेयर्स, अब उनका जमाना आ रहा है, और मुझे लगता है कि उनके बारे में जरूर चर्चा होगी। तो हाँ भाई, श्रेयस अय्यर एक और बैट्समैन जिसको इस समय मिडिल ऑर्डर में एक तरह से रीढ़ माना जा रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे देख रहे हो? डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से देख रहे हैं, बैक टू बैक उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली और बहुत अटैकिंग बैटिंग करी है उन्होंने, ऐसा नहीं कि सबड्यूट खेल रहे हो, और फिर उसके बाद अक्षर पटेल को जिस तरह से प्रमोट किया गया, क्या ये ट्रेंड जो है आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख रहे हाँ, मैं ये ट्रेंड देखना चाह रहा हूँ राजीव, क्योंकि हैं? अब देखिए इसका फायदा, ये श्रेयस अय्यर में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं ना, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको प्रोफाइल बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड हो गई है। हम्म उनका काम यही है कि आप मिडिल ओवर्स में जाइए और तेजी से रन बनाइए।
और ये गौतम ने भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनकी कोशिश यही है कि हर मैच में भारत कम से कम 350 रन बनाए। तो ये अगर आपकी सोच रहेगी ना, तो आपको उस तरह के प्लेयर्स ये चुनने होंगे। ये सोच उस तो तरह का आपकी 10 साल प्रोफाइल आपको पहले की थी सभा आपके भाई, जो आप हम लोग सुन रहे थे जब शोज में आप बोलते थे तब। शायद लोग हंसते होंगे कि क्रिकेट बदलना है, इंडिया को बदलना चाहिए, और फाइनली बदली है। देखा, मैंने यही कहा था ना कि हम उस और वक्त और आप हम उस टी वक्त ट्वेंटी बहुत में भी पीछे थे। बोलते थे और ओडीआई में भी बोलते थे। हाँ हाँ, वही हो रहा है क्या, हम उस वक्त बहुत पिछड़ी हुई क्रिकेट खेलते थे। हाँ, अब हम एग्जैक्टली। मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम लोग तो ये भी बात करते थे ना राजीव, कि हमें टॉर्च बेयरर बनना है। हमें एग्जैक्टली। रास्ता दिखाना है दूसरी टीमों की कि आपको इस तरह से खेलना है, जो भारत उस स्थिति में है। और मुझे लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत को ही डिक्टेट करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे प्लेयर्स को चुनना बहुत जरूरी है जो आपके एजेंडा में, आपके विजन में ना वो फिट हो जाए। फिट बैठे और जी। श्रेयस अय्यर को वही रोल दिया गया है, और इसीलिए वो जी। इस तरह की पारियां खेल रहे हैं इस समय। तो ये जो एजेंडा है, जो आप कह रहे हैं कि रोल फिट बैठाने की बात है, एक रोल तो गौतम गंभीर को मिला, एक रोल है आकिब जावेद के पास पाकिस्तान में। और दोनों, मेरे ख्याल से दोनों को आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा, और साथ तो मुझे लग रहा है खेला भी आकिब जावेद के। तो कैसे आप इंडिविजुअल एज अ कोच आप देख रहे हैं दोनों ही इंडिविजुअली बहुत कहते हैं ना, बहुत हार्श कैरेक्टर है एक तरह से। गौतम भी अपनी बात चलाते हैं, उधर आकिब भी अपनी बात चला रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर आप देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में कोचेस बहुत मजा आएगा राजीव। का। जी। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह के पर्सनालिटीज अगर कोचेस बन जाएं, तो फिर जो इंटरेस्ट है ना इंडिया पाकिस्तान क्लैश का, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जी। और यही हमें देखने को मिलेगा। आकिब जावेद भी कुछ कुछ हद तक बहुत ही मेर्क्यूरियल कैरेक्टर है। और गौतम को तो हम सब लोग जानते हैं। जी। वो एग्रेसिव है और उसी तरह की कोचिंग स्टाइल है उनका। और वो हमेशा टीम के बारे में बात करते हैं। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, फॉर्मर क्रिकेटर्स कुछ भी कह दें, उनको जो लगता है कि वो टीम के लिए सही है, वो उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अब चाहे वो श्रेयस अय्यर की बात कर ले या फिर अक्षर पटेल को प्रमोट करने की बात कर लें, हम लोग माने या ना माने, पर उनको ये लगता है कि उनके हिसाब से यही होना चाहिए, और उस पर वो उसी उसी रास्ते पे वो चलेंगे। और आकिब जावेद का भी यही कुछ मानना है। तो एक बहुत ही शानदार ये क्लैश हमें देखने को आप मिलेगा। तो खेले भी क्लैश है होंगे ये, सभा भाई आकिब नहीं जावेद को। केवल मैदान में, पर मैदान के बाहर भी। मैंने कहा सभा भाई आकिब जावेद के खिलाफ तो खेले भी होंगे आप। हाँ, मैंने खेला है एक दो मैचेस, ज्यादा खेले हैं। वो जी सारा जी। कप मुझे याद है, हम लोग टोरंटो में खेल रहे थे। वहाँ बॉल इतनी हाँ ज्यादा हिल रही थी। फिर शारजा में मैंने एक दो मैचेस खेले हैं आकिब के समय। आकिब अपने जमाने में ही वॉज हार्ड वर्किंग पेस बॉलर। हाँ। तो स्पीड वो उतनी वही, ज्यादा थी नहीं, पर मूवमेंट काफी अच्छी थी। तो अब वही हार्ड वर्क वो पाकिस्तान टीम के साथ भी कर रहे हैं। और जिस तरह से आप कह रहे हैं सारा कप ने उन्होंने हिलाया, अब बारी चैंपियंस ट्रॉफी में कोच को भी लाने की है हम्म। और टीम को भी लाने की है। आखिरी दो सवाल सभा भाई चलते थे। क्या हम्म। न्यूजीलैंड को सबसे डेंजरस ओपोनेंट आप मान रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट वो हिंदुस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेल के गए, फिर अब पाकिस्तान में जाके ट्राई सीरीज में उन्होंने खेला। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गई है। हम्म। और उनके लिए भी उस टीम में भी ना कई सारे ऑलराउंडर्स हैं। और ये बहुत बड़ा एसेट है वनडे क्रिकेट में या फिर वाइट हम्म। बॉल क्रिकेट में। जो भारत के पास जो कुशन है ना ऑलराउंडर्स का, कुछ वही कुशन वहां पर न्यूजीलैंड के पास भी है। उनकी भी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा डीप है। उनके पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, पेस बॉलर्स काफी अच्छे हैं। विलियम ओरोक को ट्राई आउट कर रहे हैं, मैट हेनरी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्पिनर्स, हालांकि उनके पास अटैकिंग स्पिनर्स नहीं है, पर इफेक्टिव स्पिनर्स हैं। हम्म। मिचेल सैंटनर इस समय लीड कर रहे हैं, ब्रेसवेल को वो खिला रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कर सकते हैं, डैरल मिचेल राइट आर्म पेस बॉलिंग कर लेते हैं उनके पास। तो उनके पास भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना वो रियल टीम स्पिरिट के हिसाब से खेलती है। हम्म। कंडीशन जैसे भी हो जाए, उनकी तैयारी बहुत ही शानदार रहती है। और उनको जो टीम का कल्चर है ना, वो हेल्प करता है हर एक हम्म। खिलाड़ी को ग्रो करने में। और इसीलिए न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट है इंडिया के लिए। और चूंकि उनको अब अभ्यास हो गया है एशियाई कंडीशन में खेलने का, उसका भी फायदा उनको मिलेगा। और आज के जमाने में ना कई सारी टीम टीम जो है वो तैयारी करने के लिए दुबई पहले ही पहुंच जाती है। जी। तो सबको एहसास है कि दुबई की विकेट किस तरह से बिहेव करेगी, तो उनकी तैयारी बहुत ही मेटिकुलस रहेगी। और मेरे ख्याल में भारत को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच में मैच जीतने के लिए। तो भाई टॉप तीन टीमें आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी है, और दो आप कौन सी टीम देख पा रहे हैं फाइनल में पहुंचते हुए।
देखिए इंडिया तो चलिए खैर उसको तो टॉप रैंक हम लोग मान के चलेंगे। हम्म। दूसरी टीम मुझे न्यूजीलैंड बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे मतलब हमेशा ये आप लगता है आपके कि आपके मुताबिक तो इंग्लैंड पाकिस्तान बाहर हो गया फिर बड़े तो जीत बड़े मैच से। टॉन हाँ मुझे लगता है नहीं कि पाकिस्तान हो सकता है क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि उनको बांग्लादेश को हराना है, दो टीम क्वालिफाई कर सकती है तो। जी। पर ये पूल बहुत टफ है। अगर वो जी। न्यूजीलैंड से भी हार गए और इंडिया से हार गए तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगा इस पूल से। और हम्म। उस पूल में बहुत ही कठिन क्लैश है। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं राजीव। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर लग रही है, उनके पास कई उनकी उनकी हम्म। बॉलिंग बहुत ज्यादा थिन है। पर तब भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पता नहीं इंग्लैंड हमेशा उनके पास ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो अपने दिन में मैच जिता सकते हैं। तो मैं देखिए सवा भाई, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये दो अफगानिस्तान तीन को टीम रूल आउट टॉप में कैसे कर आएंगी। रहे हैं आप? वो तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंची हुई टीम है। मेरी तो शायद सेकंड टीम दूसरे पूल में अफगानिस्तान है। हम्म। हाँ एक स्ट्रांग ओपोनेंट है, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही शानदार प्लेयर्स हैं राजीव। जी। और वर्ल्ड कप में देखिए, वर्ल्ड कप ना एक अलग तरह का टूर्नामेंट था। ये ना हर मैच एक तरह का डू और डाई क्लैश होगा। डू और डाई तो जी। यहाँ पे क्या अफगानिस्तान के प्लेयर्स वो बैटल ऑफ नर्व्स में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। क्योंकि वर्ल्ड हम्म। कप में आपको समय मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऐसा है नहीं। यहाँ पे एक तरह का नॉकआउट क्लैश है ये राजीव। चलिए सवा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आपने चैंपियंस ट्रॉफी के हर टीम का लगभग पूरा एनालिसिस किया, और जिस तरह से आपकी माने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भिड़ंत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उनके कोचेस की जो सोच है उसका भी एक जबरदस्त मुजाहरा हमें देखने को मिलेगा दुबई के मैदान पर। और जैसे सवा भाई ने कहा कि दुबई में बहुत ज्यादा एडवांटेज स्पिनर्स को नहीं होगा, तो आपको ये भी देख के बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आप एक ऐसी प्लेइंग 11 खिलाएं जहाँ पे सीमर्स के का भी ऑप्शन हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा स्पिनर खिला के हम 2021 का वर्ल्ड कप हार चुके हैं, जब T20 वर्ल्ड कप दुबई में खेला गया था और वरुण चक्रवर्ती समेत तमाम स्पिनर्स गए थे, और पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से हराया, फिर न्यूजीलैंड ने हमें हराया, और हमारा सफर खत्म हो गया था। तो कभी कभी कहते हैं नहीं, जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन लेना भी नुकसान देता है। इस बात को भी भारतीय टीम को ध्यान में रखना पड़ेगा।